थरूर का मानना है कि एक तरफ जापान है जो आबादी घटने के एक अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा है। वहाँ काम करने वालों की तादाद घट रही है, बुजुर्गों की तादाद बढ़ रही है और उनकी स्वास्थ्य सेवा, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और तकनीकी प्रबंधन सब पर प्रेशर आ रहा है। दूसरी तरफ है भारत, जहां आबादी लगातार बढ़ रही है। हर साल लाखों नौजवान जो तकनीक के जानकार हैं काम की दुनिया में कदम रखते हैं, पर उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। एक लंबी और सोची समझी साझेदारी इस उल्टी तस्वीर को दोनों के फायदे में बदलकर सीधा कर सकती है। पर यह थोड़े वक्त के लिए मजदूरों को भेजने जैसा नहीं होना चाहिए। एक पॉलिसी बननी चाहिए जो कामगारों को सांस्कृतिक तालमेल में मदद करे, उनकी हिफाजत करे और जापान की बुजुर्ग आबादी को बेहतरीन देखभाल दे सके। थरूर आगे लिखते हैं कि आज जब दुनिया भर में लोकतंत्र दबाव में है, तब भारत और जापान एशिया में स्थिर लोकतांत्रिक शासन के मजबूत खंभे हैं। मिलाकर देखें तो दुनिया का हर 5वां व्यक्ति इन्हीं दोनों देशों में रहता है, कम से कम कानूनी रूप से। और इसी सोच से एक और बड़ा विचार निकलता है, भारत जापान की साझा केयर इकोनॉमी, यानी देखभाल से जुड़ी अर्थव्यवस्था। जापान ने हालांकि बुजुर्गों की देखभाल में महारत हासिल की है, खास रोबोट बनाए हैं, बुजुर्गों के अनुकूल ढांचा तैयार किया है। आने वाले दशकों में भारत के सामने भी एक अजीब स्थिति होगी। खूब सारी नौजवान आबादी भी होगी और दुनिया की सबसे बड़ी बुजुर्ग आबादियों में से एक भी होगा। ऐसे में भारत जापान के इन तरीकों से सीख सकता है और बुढ़ापा एक बड़ा राष्ट्रीय संकट ना बने, उससे पहले ही हम एक टिकाऊ केयर इकोनॉमी बना सकते हैं। और इसमें महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी पर भी विचार करना चाहिए। भारतीय महिलाओं के लिए ऐसे रास्ते बनाए जा सकते हैं जिनसे वो जापान में ट्रेनिंग लेकर काम कर सकें, वो भी सुरक्षित आवास, तरक्की के मौके और उत्पीड़न से मुक्त माहौल की गारंटी के साथ। इस एक तीर से 2 निशाने सधेंगे। जापान में देखभाल करने वालों की कमी पूरी होगी और भारत में महिलाओं की काम में भागीदारी भी बढ़ेगी।